दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए तभी से राजनीतिक सरगर्मियां एक अलग तरह से दिशा पकड़ती दिखाई दे रही हैं देश की। और लगातार राजनीतिक जो उठापटक है देश की राजनीति में वह भी एक अलग मुकाम अपना पकड़ते दिखाई देती है। कारण उसका यह है कि जिस तरह से पिछले 10 साल की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी के दोनों कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने एक तरफा फैसले लिए, अपनी मन मर्जी से सरकार के तमाम तरह के निर्णय उन्होंने किए। लेकिन इस बार जब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि उनकी बहुमत का जो आंकड़ा था, उनकी उनकी पार्टी उसे पार नहीं कर पाई और उन्हें दूसरे सहयोगी दलों के सहारे इस तीसरे कार्यकाल की सरकार को लेकर आगे चलना पड़ रहा है। तो तभी से उनकी तमाम तरह की मुश्किलें भी सामने आ रही हैं और लगातार ऐसे जो विपक्ष भी जो ताकतवर हुआ है, विपक्ष की जो की संख्या लगातार पार्लियामेंट में बढ़ी है, उसने भी सत्ता पक्ष पर दबाव बना दिया है। और इसका दबाव का नतीजा हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर दो कार्यकाल की तुलना में बात करें तीसरे कार्यकाल की, तो उन्हें तमाम ऐसे फैसले वापस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है या उन पे जेबीसी कमेटी बैठानी पड़ गई है, जिस तरह से उन्होंने कभी इसका इस तरह से राजनीति नहीं की थी अपनी, चाहे मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल रहा हो या दो कार्यकालों के प्रधानमंत्री पद वाले। तो आखिरकार ऐसे कौन से कारण हो गए, कौन सी ऐसी मजबूरी गई, चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल हो और चाहे लेटर एंट्री वाला जो उनका निर्णय था उसे वापस लेना पड़ा फैसले को। अब पेंशन स्कीम भी को लेकर भी उन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च करनी पड़ी। तो आखिरकार ऐसे कौन से दबाव वह महसूस कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर जो उन्हें तमाम तरह के अपने फैसलों पर दोबारा से विचार करना पड़ रहा है, या उन्हें जेपीसी में भेजना पड़ा, या नई तरह की योजनाओं को लागू करना पड़ रहा पेंशन जैसी स्कीम को। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात देश की राजनीतिक बदलती दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो राजनीतिक यात्रा उनकी रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्हें अपने फैसले उन्होंने वापस लिए हों। जो उन्होंने एक बार फैसले कर लिए, मैक्सिमम समय पर वह मतलब उन फैसलों पर अडिग रहे हैं, चाहे उसका राजनीतिक फायदा या राजनीतिक नुकसान की उन्होंने इस तरह कभी उसका परवाह नहीं किया। राजनीतिक चाहे नुकसान भी उन्हें हुआ हो, लेकिन अपने फैसलों पर अडिग रहे हैं वो। लेकिन इस बार तीसरे कार्यकाल जब शुरुआत हुई है तभी से एक राजनीतिक दबाव उन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जैसे हमने वक्फ बोर्ड को बिल संशोधन बिल की बात कही, जिस तरह से सरकार लेकर आई और जेपीसी में भेजना पड़ा उन्हें, लेटर एंट्री का मामला हो उसे वापस लेना पड़ा। अब पेंशन स्कीम जिसके वह एनपीएस के जो ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर जो नई पेंशन थी उस पे स्कीम को वह लगातार सरकार का यह दावा था कि यह बिल्कुल बेस्ट पेंशन स्कीम है। लेकिन विपक्षी दलों के दबाव से कहीं ना कहीं उन्हें इसका एहसास हुआ कि देश का जो मूड है, देश के जो सरकारी कर्मचारी का मूड है, वह कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जा रहा पेंशन योजना को लेकर। तो आखिरकार उन्हें एक नई पेंशन स्कीम लेकर आनी पड़ी। तो पूरे परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? क्या राजनीतिक दबाव इस समय मोदी जी महसूस कर रहे हैं, क्या सरकार महसूस कर रही है? धन्यवाद प्रशांत जी। आपके संवाद इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज आपने जो विषय उठाया है वो बड़ा सामयिक है, महत्वपूर्ण है कि क्या वजह है कि मोदी सरकार तीसरे टर्म में लगातार जो भी फैसले, महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, उसे उसको पीछे कदम हटाने पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक तो मोदी जी की उम्र का तकाजा है, 75 साल के हो रहे हैं अगले महीने वो। तो अब उनमें वो ऊर्जा नहीं है जो 10 साल पहले थी, जब वो आपके गुजरात से, गुजरात की राजनीति से सीधे केंद्र की राजनीति में आए थे। उन्होंने 2 दशक तक, बल्कि 12-15 साल गुजरात में गुजारे, लेकिन केंद्रीय राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो केंद्रीय राजनीति में वो ध्रुव तारे की तरह चमके और उन्होंने लगातार अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में विवादास्पद रहे। लेकिन इन फैसलों के बावजूद उनकी सरकार लगातार 10 साल चली और 11वें साल में जब चुनाव हुआ तो उनकी ताकत आधी रह गई। और उन्हें अब जो सरकार चलानी पड़ रही है वो समान विचारधारा के लोग भी नहीं है, उन लोगों के साथ चलानी पड़ रही है, जैसे जेडीयू है, टीडीपी है। इन सबकी विचारधाराओं में और भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा में बहुत अंतर है। तो अब जो हाल में फैसले लिए गए हैं, मुझे लगता है ये फैसले प्रशासनिक फैसले नहीं है, ये राजनीतिक फैसले हैं। और राजनीतिक फैसलों में जो जल्दबाजी सरकार ने की है, क्योंकि अभी वक्त ही कितना हुआ है, 4 जून को तो परिणाम आए थे।
तो लेने के अभी बहुत कम समय है, इतनी जल्दी-जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। जो पिछली गारंटियाँ आपने दी थी चुनाव के समय, उन पर एक-एक करके अगर आप अमल करना शुरू करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कुछ बाध्यताएँ होती हैं, राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिनके तहत सरकार ने ये जो कदम उठाए जिनका आपने ज़िक्र किया, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग विधेयक का मामला हो और अब हाल ही में जितनी भी निर्णय आए हैं, उनमें सब में लगभग लगभग सभी में सरकार को पीछे हटना पड़ा है। और ये जो ताज़ा पेंशन स्कीम कर्मचारियों की आई है, इसको लेकर भी जनता में जो प्रतिक्रिया कर्मचारियों की दुनिया में जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वो नहीं होनी हुई है और लोग विभाजित दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे-पीछे सरकार को ये फैसला भी अपना पुनर्विचार के लिए वापस लेना पड़ सकता है। और ये जब सरकारें कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब अपने किए हुए फैसलों को खुद वापस लेती है, तब लगने लगता है कि सरकार में अब न तो इच्छा शक्ति पहले जैसी रही है और न ही उसके पास काम करने की ताकत है। जनादेश ही आधा-अधूरा था। जनादेश में आपको पूरी तरह से बहुमत नहीं दिया गया, लिहाजा आपको अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। तो जब ऐसी सरकार बनती है तो इसमें प्राथमिकता परंपरा है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना के सरकारें चलाई जाती हैं, जिससे देश की जनता का जो न्यूनतम कल्याण ज़रूरी है वो तो होता ही रहे और राजनीति उससे पीछे रहे। लेकिन यहाँ स्थिति ये हुई है कि अभी तक इतने महीने गुज़र गए, जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर में हम जाने वाले हैं। इस सरकार ने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश के सामने नहीं रखा है। ये सरकार अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर काम कर रही है और वो हिडन एजेंडा ऐसा है कि जब सामने आता है, तो उनके सहयोगी दल ही उस पर बिफर जाते हैं। आपने देखा कि जब ये मामला आया पिछला वाला, तो उस पर लेटर एंट्री का तो उस पे चिराग पासवान हों, चाहे जेडीयू के नेता हों, सब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। बल्कि सरकार के अंदर भी इसका विरोध था। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से नेता ऐसे हैं जो इस लेटरल एंट्री के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आरएसएस का दबाव था। आरएसएस की नाराजगी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। पहले एक कदम उठाया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को शाखाओं में जाने की छूट दी गई थी और दूसरा कदम ये था कि लेटरल एंट्री के जरिए कम से कम 45 पद ऐसे हैं जिन पर आरएसएस के महत्वपूर्ण लोगों को तैनात किया जाएगा ताकि वो पार्टी के और संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार के पास अब ना इच्छा शक्ति है और ना वर्कफोर्स है और ना सहायक पार्टियों का समर्थन है। इसलिए बार-बार उसे पीछे हटना पड़ रहा है और आप देखेंगे कि घबराहट इतनी ज़्यादा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का पूरा कैलेंडर घोषित हो चुका है, कार्यक्रम घोषित हो चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मिन्नतें कर रहे हैं चुनाव आयोग की कि भाई तारीखें तब्दील कर दीजिए, इसमें मतदान पूरा नहीं हो पाएगा वगैरह-वगैरह। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि सरकार बहुत थकी हुई सी दिख रही है अभी, अभी चलना शुरू नहीं किया और ऐसी स्थिति में देश का क्या होगा भगवान ही मालिक। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक आपने जैसे बताया कि राजनीतिक दबाव कहीं न कहीं तो है ही और सरकार भी कहीं थकी हुई लग रही है। तो अगर राजनीति की बात करें, जो राजनीतिक विमर्श लगातार जो सरकार के गठबंधन सरकार के बाद जो देश की बदला है राजनीतिक विमर्श, विपक्ष जिस तरह से हावी हो रहा है देश में, चाहे राज्यों के चुनाव में भी विपक्ष का एक तरह से दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, सत्ता पक्ष के ऊपर ज़्यादा विपक्ष का एकदम हावी दिखाई देता है वो। तो जो पूरा राजनीतिक विमर्श इस समय बदलता देश के अंदर बदल रहा है, उसके जो राजनीतिक परिणाम आने वाले समय में, वह मोदी जी की कार्यशैली की को अगर उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, मोदी जी की कार्यशैली तो तब्दील हो नहीं सकती क्योंकि वो 10 साल जिस ढंग से सरकार चला चुके हैं, देश चला चुके हैं, दुनिया में अपनी छवि बना चुके हैं, तो उससे पीछे जाना तो उनके लिए संभव नहीं है। अब मुश्किल ये है कि भईगत साँप छुछुंदर के लिए पीछे जा नहीं सकते, आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं क्योंकि आप सहयोगियों के सहारे खड़े हैं। तीसरे आपके सामने पहले के मुकाबले बहुत मजबूत विपक्ष है। अब आपके ऑपरेशन लोटस जो हैं बहुत आसानी से कामयाब नहीं हो रहे हैं। झारखंड में आपने कोशिश की
शिबू सोरेन सरकार को गिराने की कोशिश की, नहीं गिरा पाया, उनको मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, फिर भी सरकार नहीं गिरी। और बाद में आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को डिवाइड भी कर दिया, फिर भी उनकी सरकार नहीं गिरी। तो स्थिति ये है कि अब आपका हर पैंतरा जो है, चाहे वो घर के भीतर हो, चाहे घर के बाहर हो, उल्टा पड़ रहा है। आप देखिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, आपने वहाँ से निष्कासित वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री को अपने यहाँ रख लिया। अब वो इस समय किस हैसियत से रह रही हैं? पर्यटक की हैसियत से रह रही हैं, शरणागत की हैसियत से रह रही हैं, या आपके मित्र के हैसियत से रह रही हैं, ये दुनिया को नहीं मालूम। और ऐसे में जब बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली है, कांतिलाउ सरकार ने उनके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे ठोक दिए हैं, तब आप शेख हसीना का क्या करेंगे? ये एक पड़ोस की बात हो गई, विदेश नीति की। घर की बात ये हो गई कि आपने जम्मू कश्मीर के में विधानसभा के चुनाव को लगातार 10 साल टाला। अगर सर्वोच्च न्यायालय दखल न देता तो आप आज भी वहाँ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थे। अब आप देखिए कि सरकारी निर्णय तो अपनी जगह है, सरकारी निर्णय आप लेते हैं और उनको वापस आपको कदम खींचना पड़ता है। संगठन के स्तर पर भी आपकी अब फर्जियत है, पहले ऐसी स्थिति नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली अपनी सूची पार्टी की जारी की और उसको विदिन 24 आवर आपने उसमें तब्दीली कर दी और दूसरी सूची जारी कर दी। मतलब ये है कि अब आप परम स्वतंत्र नहीं है, आपके सिर पर भी कोई बैठा है। अब वो कौन है? आरएसएस है, जेडीयू है, टीडीपी है, या विपक्ष है, या देश की जनता है? ये तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब आप परम स्वतंत्र नहीं है, ये जाहिर हो गया है। आपके सिर पर कोई ना कोई सवार है। अब वो कांग्रेस का भूत भी हो सकता है सवार हो, राहुल गांधी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब आप डरे हुए हैं, थके हुए हैं, और आप में पहले जैसी ऊर्जा नहीं है कि आप अपनी मर्जी का काम कर सकेंगे। नोटबंदी करना है कर दो, काला धन का मामला आपको भूलना है भूल जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जिसको जहाँ नियुक्त करना है कर दीजिए, जिस सरकार को आपको गिराना है गिरा दीजिए। अब वो संभव नहीं है। आप देखिए बंगाल की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ के राज्यपाल सरकार के एजेंट के तौर पर पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। एक तो अब राज्यसभा के सभापति बन गए, उपराज्यपाल बन गए, वो पहले उपराष्ट्रपति बन गए, पहले वहाँ राज्यपाल थे। अब दूसरे जो साहब हैं वो भी वहाँ लगातार राजनीति कर रहे हैं। वो जैसे कोई एक छाया मुख्यमंत्री होता है उसकी तरह से दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सरकार को कामयाबी नहीं मिली, झारखंड में मिली नहीं। अब जाए तो जाए कहाँ? हरियाणा आपका बहुत कमजोर हो ही चुका है। जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आधी उसकी तैयारी से लड़ रहे हैं, आपके पास पूरे प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ाने के लिए। तो स्थिति कुल मिला के ये है कि बहुत लचर हो गई है सरकार की और संगठन की। और ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार की जो उम्र है बहुत लंबी नहीं होगी। इसे बहुत जल्दी या तो हथियार डालने पड़ेंगे, सरकार छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर मध्यावधि चुनाव की ओर उसको बढ़ना पड़ेगा। जी। जी, जी, जी। अच्छा, अगर बात करें हम जनता दल यूनाइटेड की और तेलुगु देशम पार्टी की, चंद्रबाबू नायडू की, तो उनके दोनों का जो राजनीतिक जो है जो उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग तरह से काम कर रही हैं। चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक जो इक्वेशंस हैं वो अलग तरह की हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे अलग तरह की हैं। और वहीं बिहार के अंदर नीतीश कुमार की राजनीति एक अलग तरह की है। तो अगर दोनों जो सहयोगी दल हैं उनका दबाव कितना इस समय सरकार पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो लगातार कहीं ना कहीं हर हफ्ते या 10-15 दिन के अंदर दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की बैठक में भी शामिल नहीं हुए और ना वे दिल्ली आ रहे हैं। तो क्या बिहार में ज्यादा खींचतान हो रही है दिल्ली और बिहार के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं? तमाम तरह की जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है बिहार की राजनीति के लिए जिसमें नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया था, योगदान भी दिया था, उन्होंने बिहार में उसको प्रस्ताव पास भी किया था। तो जो बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से या तेलुगु देशम का किसका ऐसा लगता है कि जो खींचतान है सहयोगी के अंदर, क्या वह भी बड़ा असर कर रही है इस समय देश में? देखिए गठबंधन की सरकारों में ये तो होता रहा है। अगर सहयोगी दल हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार नहीं चलाएंगे तो तनाव बढ़ता है। ये परिलक्षित होने लगा है। बिहार में सरकार आपके जेडीयू आपके साथ है, लेकिन राज्य में उसकी स्थिति दूसरी है। वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम मिला के चलने के लिए वो तैयार नहीं है। वहाँ आपने संगठन में भी जो तब्दीली की वो भी जेडीयू की मर्जी से की। वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष पिछले दिनों आपने बदला था,
लेकिन स्थिति ये है कि विधानसभा चुनाव जैसे ही आएँगे, तो आप देखेंगे कि जेडीयू को केंद्र की राजनीति में उतनी दिलचस्पी पहले भी नहीं रही, क्योंकि संख्या बल कम है, लेकिन राज्य की राजनीति से वो दूर नहीं जाना चाहते। और राज्य की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सहारे वो कर नहीं सकते। करके उन्होंने पहले देखी है, पहले उनके साथ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग सत्ता में रहे हैं, जिन-जिन राज्यों में, उनकी क्या फजीहत हुई है, ये जेडीयू के सामने है। तो ये तो आप सुनिश्चित मानिए कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जो गठबंधन है केंद्र में जेडीयू और बीजेपी का, इसमें कोई बड़ी दरार आएगी। हो सकता है जेडीयू ऐन मौके पर समर्थन वापस ले ले, चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अगर सीटों का बंटवारा उसके ढंग से नहीं हुआ, या जेडीयू का मुख्यमंत्री आपने प्रत्याशी नहीं स्वीकार किया, तो वो टूट जाएगा। अब सवाल है टीडीपी का, तो टीडीपी देखिए एक ऐसा राज्य है जो बिहार से भिन्न है। बिहार और आपके आंध्र प्रदेश की जो स्थितियाँ है, राजनीतिक बिल्कुल अलग है, जाति गणित बिल्कुल अलग है, साक्षरता का प्रतिशत अलग है। वहाँ पर आपका सिलिकॉन वैलीज हैं इंडिया की, बहुत बड़े टेक्निकल शहर भी 2-3 बसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में टीडीपी शायद अभी सब्र से काम ले, और वो अपने हिस्से में का जितना ज़्यादा केंद्र से खींच सकती है, वो इस समय रहते खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लंबे दौर तक चल पाएगी, इसमें हमको भी संदेह है और पूरे देश को संदेह है। क्योंकि वही स्थिति है कि विचारधारा में कहीं कोई मेल नहीं है। परिस्थिति जन्य, आप जैसे बाढ़ में होता है ना, एक नाव में बाढ़ में जो सवार है नाव में, तो उसमें हर तरह का आदमी बैठ जाता है, साँप, बिच्छू, नेवले सब एक साथ सवार हो जाते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी होती है। वो स्थिति भारत की राजनीति में इस समय है कि जो लोग सत्ता के साथ हैं, उन्हें अपना वजूद बचाना है, और इसलिए वो साथ दे रहे हैं। उनके सामने कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, कोई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता नहीं है। ये पूरी तौर पर एक तरह से समय की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से चलने वाला गठबंधन है, और विसंगतियों से भरा है। इसका नतीजा हम लगातार देख रहे हैं कि 2 महीने में जितने भी निर्णय हुए हैं, उसमें सरकार ने मुँह दिखाई है या उसको पीछे हटना पड़ा है। जी। जब मोदी जी की जो राजनीतिक शैली रही है वो दबाव के बिना काम करने की रही है। तो ऐसे में जो वर्तमान बदला हुआ जो पूरा परिदृश्य है राजनीति का, लगातार दबाव हर कोई मान भी रहा है और समझ भी रहा है कि मोदी जी की उस पे राजनीति पे बड़ा दबाव इस समय है। और उनके व्यवहार में भी, उनकी पर्सनैलिटी में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो मोदी जी क्या आने वाले समय में राजनीति को अपने हिसाब से मतलब उसे व्यवस्थित करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए क्या जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं उनका मर्ज कर सकते हैं बीजेपी के अंदर? ऐसा कुछ कोशिश कर सकते हैं? जिससे उनकी संख्या में इजाफा हो जाए? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, मोदी जी इस भारत की राजनीति के रोल मॉडल नहीं बन पाए हैं, जबकि उन्हें एक लंबा समय मिला है, 10 साल मिले हैं। हर कोई अब मोदी बन के राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि मोदी ने जिस ढंग से राजनीति की है, उसकी देश दुनिया में जिस ढंग से आलोचना हुई है, उसको देख के लोग मोदी बनने से डरने लगे। तो मोदी बनने के लिए तो ये है कि आपको दिन में 2 किलो 10 किलो गालियाँ खाना पड़ेंगी। मोदी जी कहते हैं कि वो खाते हैं, उनके स्वास्थ्य का राज ही ये है। तो मोदी रोल मॉडल नहीं है। अब मोदी के हाथ में ये भी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक नई शक्ल दे लें, तमाम छोटे-छोटे दलों को शामिल करके उसको बड़ा संगठन बना दें। बड़ा संगठन है, सदस्यों की संख्या के हिसाब से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। लेकिन ताकत की दृष्टि से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार क्षीण हो रही है। जितने दल उसमें शामिल हुए हैं, वो कुछ समय साथ रहने के बाद बाहर निकल के आ गए। अब चाहे चंपई सोरेन साहब हैं, वो उन्होंने कहा था पहले हम अपना दल बनाएँगे, फिर उन्हें समझ में आ गया कि पार्टी चलाना आसान नहीं होती है। तो अब वो खबरें आ रही हैं कि वो वापस भारतीय जनता पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में वो चले जाएँगे, लेकिन उतने ही दिन रहेंगे जितने दिन की भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत है, या जिस दिन उन्हें लगेगा कि यहाँ तो मान-सम्मान सब खतरे में, वो भाग के वापस अपने शिबू सोरेन के पार्टी में आ जाएँगे। आप देखिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सह से या उनके उकसावे से अपने मूल दलों को छोड़कर गए, उनका आज कहीं अता-पता नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस के एक ज़माने में G23 एक समूह होता था। उसके बड़े नेता थे हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब। उनने अपनी पार्टी बना ली।
अब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है जम्मू कश्मीर में, गुलाम नबी आज़ाद कहीं आता पता नहीं है। गठबंधन हो रहा है कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के बीच में, या दूसरी तरफ मुफ्ती की पार्टी है वो अपने दूसरे लोगों से गठबंधन कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया है, तो कोई भी नया दल, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उत्तर प्रदेश में तो दलों की भरमार है, छोटे दलों की, सरकार में भी शामिल है भारतीय जनता पार्टी के साथ वो यूपी की सरकार में, लेकिन किसी ने अपने आप को उसमें विलीन नहीं किया, क्योंकि विलीन करने से उसका एक तो अस्तित्व समाप्त होता है, और दूसरे सम्मान की रक्षा करना बड़ा मुश्किल होता है अगर आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, क्योंकि उनका जो संस्कार है, चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक अलग तरह का है, और जो नए लोग उसमें दल में शामिल होते हैं वो अपने को प्रवासी ही समझते हैं। तो वो दिन तो हवा हुए कि अब भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों की को शामिल करके अपनी ताकत बढ़ा ले। ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कायाकल्प करे, नए सिरे से नए लोगों को जोड़े, नया नेतृत्व सामने लाए, और तब शायद चुनौतियों का मुकाबला वो कर ले, लेकिन आज की तारीख में ये मुझे बहुत आसान नहीं दिखाई देता। जी। जी, जी, जैसा आपने कहा कि बीजेपी के लिए राजनीतिक राह आसान नहीं है और ना ही मोदी जी के लिए राजनीतिक राह जो कि जिस तरह से बदली हुई है और लगातार जिस तरह से राजनीतिक प्रेशर भी लगातार उन पे बढ़ता जा रहा है। और क्या उसी का परिणाम है कि हम देखा जम्मू कश्मीर के उन्होंने टिकट की जो घोषणा करी बीजेपी ने और ऐसा विरोध हुआ कि उन्हें वो टिकट की जो वितरण जो टिकट डिक्लेयर की जो लिस्ट थी उसे वापस लेना पड़ गया। तो ये भी उसी का एक कहीं ना कहीं असर है कि जो प्रदेश में जो क्षत्रप हैं जो बोलते नहीं थे मोदी जी के अमित शाह जी के फैसलों के आगे, वह मुखरता के साथ विरोध करने लगे हैं और हमने अनेक राज्यों में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मत भिन्नता की खबरें लगातार मुख्यमंत्री और सेंट्रल सेंट्रल लीडरशिप के सामने के लिए आती रही। तो ये एक अंतर्विरोध जो सामने आ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का एकदम हालिया में कल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है राजनीति का वहाँ की, जिस तरह से उन्होंने टिकट घोषित किए पार्टी के और तुरंत भी वो सूची वापस भी लेनी पड़ गई। तो ये उसी का परिणाम है कि जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप कमजोर हुई है राजनीतिक रूप से या सीटें कम आई हैं, बहुमत कम आया है, तो वो जो राज्यों के जो क्षत्रप हैं वह अपनी बात को मुखरता के साथ कहने लगे हैं सेंट्रल लीडरशिप के आगे। देखिए, जाहिर है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसकी मुट्ठी खुल गई है, उसका जो इकबाल एक जमाने में बुलंद हुआ करता था, वो पहले जैसा इकबाल नहीं रहा, और इसका श्री गणेश जम्मू कश्मीर तो ताज़ा घटनाक्रम है, इसका श्री गणेश हरियाणा से हो गया था। लोकसभा चुनाव के पहले हरियाणा के कितने लोग कांग्रेस में चले गए बीजेपी को छोड़ के। उत्तर प्रदेश में जितने सहयोगी गठबंधन हैं और भाजपा के, उन्होंने कितनी आंखें तरी दी इसी नेतृत्व पर। और आज स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि चाहे आप वो भाजपा के समर्थित लोग हों, चाहे जिनको भाजपा कहती है गैर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी लोग हैं और आतंकवादियों के समर्थक हैं, वो लोग हों, तो 10 साल बाद क्योंकि चुनाव हो रहा है, तो कोई ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें लगता है कि अगर ये मौका चला गया और इसमें प्रक्षेपित प्रत्याशियों को स्वीकार कर लिया, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इतना प्रबल विरोध हुआ कि 24 घंटे में सूची तब्दील करनी पड़ी। ये पहले कभी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहली घटना है। इक्का दुक्का प्रत्याशी बदले जाते थे, लेकिन पूरी की पूरी फहरिस्त में आमूल-जूल परिवर्तन हो जाए, नई सूची जारी करना पड़े, तो जाहिर है कि न तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो जम्मू कश्मीर में मजबूत है, और न अब केंद्र में मजबूत है। उसे हर विरोध के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, और जब घुटने टेकना शुरू हो जाए एक बार कोई राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल, तो उसका जो पतन है, पराभव है, शुरू हो जाता है। एक समय में कांग्रेस के सामने भी ये स्थितियां रही, बड़े बुजुर्ग नेताओं का बड़ा दबदबा था, उसके सामने राहुल गांधी बौने साबित हो रहे थे, उनको नाबालिग बच्चा यानी क्या क्या कह के खारिज किया जा रहा था। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ सन्नाटा है, कांग्रेस में अब इस तरह की कोई चुनौती किसी राज्य में नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हर राज्य में ये चुनौती है, जहाँ भी उनकी सरकार है या नहीं है, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर में तो समझ लीजिए कि एक नया मुहावरा तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपने ही बोझ से तो दबके कहीं समाप्त नहीं हो जाएगी। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
और जैसे हमने कांग्रेस का भी उदाहरण दिया, देखें राहुल गांधी की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, लगातार एक कॉन्फिडेंस वाली दिखाई देती है। वह लगातार बहुत ही आक्रामकता के साथ सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर रहे हैं और लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और जाति जनगणना को जिस तरह से उन्होंने मुखरता के साथ इस विषय को प्राथमिकता में ला दिया राजनीति की, तो उसका क्या इम्पैक्ट आप आने वाले समय की राजनीति में देखते हैं? क्या सरकार, जैसे कि उन्होंने पेंशन स्कीम को नहीं लाने की घोषणा की, क्या वो भी दबाव का नतीजा मानते हैं सभी लोग, विपक्ष की जो दबाव लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर रहा है, तो उसका असर हुआ कि सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम योजना कर्मचारियों के लिए लेकर आए वो, और वक्फ बोर्ड का जैसे बिल उन्होंने वापस जेपीसी को भेजा। तो क्या जाति जनगणना का मुद्दा जिस तरह से राजनीति में जगह बना चुका है अपनी, और जिसका एक असर पूरी राजनीति के ऊपर दिखाई देता है, क्या सरकार कुछ ऐसा फैसला कर सकती है विपक्ष के दबाव में कि उससे संबंधित जाति जनगणना संबंधी कुछ फैसले लेकर वह अपना पक्ष सामने रखे लाकर? देखिए, जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव के समय उभरा था, और सबसे पहले बिहार में, जहाँ के जेडीयू की सरकार अभी है, वहाँ से शुरू हुआ था और उसको बड़ा अच्छा समर्थन भी मिला था। अब स्थिति ये है कि इस जाति जनगणना के मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोकसभा चुनाव में प्रबल विरोध किया। आरक्षण के मामले पे भी उसका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं था। ऐसी स्थिति में जाति जनगणना अगर कराती है तो सरकार को पार्टी के आंतरिक गतिरोध का सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा तबका है जो जाति जनगणना के खिलाफ। और अगर नहीं कराती है तो देश में एक इतना बड़ा तबका तैयार हो गया है जो जाति जनगणना न कराए जाने के कारण सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है, उससे फैसला तो लेना है, जनगणना होना है, जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब वो जनगणना जाति जनगणना के रूप में तब्दील होती है या जाति जनगणना की मांग को एक तरफ रखते होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा अभी पिछले 2 महीने में हुआ है कि सरकार ने अपना हर कदम वापस लिए खींचा है, ऐसे ही जाति जनगणना के मुद्दे पर भी सरकार अंततोगत्वा हथियार डाल देगी, समर्पण करेगी और मान जाएगी कि जाति जनगणना कराई जाए। क्योंकि अगर नहीं कराई जाती है तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक ईंट खिसकना शुरू हो जाएगी। जहाँ ये डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण सामने रखें, जहाँ पे पीडीए फॉर्मूले ने पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है। और आने वाले जो उपचुनाव है वहाँ भी ये मुद्दा छाया हुआ है। तो जाति जनगणना के मामले पर अब सरकार आंख मूंद कर नहीं रह सकती है। चतुर्मुर्ग की मुद्रा अपना करके उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। उसे इस मुद्दे को फेस करना पड़ेगा, या तो एकदम स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा कि हम नहीं कराएंगे। तो ये वो तब कह सकती है जबकि वो आने वाले खतरों का मुकाबला करने की स्थिति में हो, और नहीं तो उसको विपक्ष की बात माननी पड़ेगी और जाति की जनगणना इस देश में होगी। क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में जो इस समय अंक गणित है सदस्यों का, उसके हिसाब से जाति जनगणना का मुद्दा समाप्त होने वाला नहीं है, और एक न एक दिन इस पर सदन को कानून बनाना पड़ेगा। जी। जी, जी, बिल्कुल। जैसा आपने कहा, जाति जनगणना का मुद्दा निश्चित रूप से इसका असर भी दिखाई दे रहा है राजनीति पर। अच्छा, हम बात करें आरक्षण का मुद्दा भी, जैसे आपने भी ज़िक्र किया, लगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह भी अपना मुखरता के साथ उसने अपनी जगह बना ली है। तो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं सरकार के गले की फांस बन चुके हैं कि ना उन्हें अपना जो उनका रुख है वह ऐसा हो गया है कि राजनीतिक रूप से उन्हें बड़ा फंसा दिया है कि किस तरफ जाएँ, किस कौन सा स्टैंड लें। तो उस पे जो उनकी एक मतलब एक ठोस निर्णय पे सरकार नहीं पहुंच पा रही है, उनके जो अनिर्णय की स्थिति है, अनिश्चितता की जो सरकार के अंदर स्थिति है इन दोनों मुद्दों पर, वह कितना नुकसान उन्हें सत्ता पक्ष को इस समय करती दिखाई देती है? प्रशांत जी, देखिए, इसका आकलन करने की जरूरत नहीं है। जो नुकसान हो रहा है या जो फायदा हो रहा है वो सबको दिख रहा है। जितने मुद्दे हैं, जैसे लेटरल एंट्री का मुद्दा है, वो फायदे के लिए वो लेके आए थे लेकिन वापस चला गया तो नुकसान हो गया। जैसे वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, वो वक्फ बोर्ड की बहुत बेशकीमती जमीनों पर सरकार की नजर थी और वो बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करके और उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुई, तो वो उनका नुकसान हो गया। तीसरे, जैसे ब्रॉडकास्टिंग विधेयक लेके आने वाले थे, वो सोशल मीडिया पर जो सरकार के खिलाफ इस समय वातावरण है उसको नियंत्रित करना चाहते थे,
वहाँ भी उनको नाकामी हासिल हुई। तो इस तरीके से लगातार जो फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, उससे पार्टी का लगातार, भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन की सरकार का नुकसान हो रहा है। एक तो छवि खराब हो रही है कि अभी निर्णय लेने वाली सरकार नहीं है, और बड़ी लचीले, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वापस अपने कदम उठा लेती है, तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरे ये हो रहा है कि अब रोज नए मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनका सरकार मुस्तैदी से मुकाबला नहीं कर पा रही है। आपने देखा कि संसद को भी समय पूर्व अवसान करना पड़ा सरकार को, क्योंकि वो फैसला नहीं ले पाई थी वक्फ बोर्ड के मामले में। जेपीसी में की मांग विपक्ष की नहीं थी, उसने अपने आप भेज दिया। तो ये डरी हुई सरकार है। वो डरी हुई सरकार देश की समस्याओं का, देश की चुनौतियों का कितने ढंग से मुकाबला कर पाएगी, इसमें संदेह है, क्योंकि विपक्ष लगातार आगे बढ़ रहा है। और संख्या बल में भले ही अंतर अभी आपको दिखाई देता है कि वो 240 है और ये 237 है, तो ये बात अलग है। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव भविष्य की राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का निर्धारण कर देगी। इसके लिए हमको 1-2 महीने रुकने की जरूरत है। 4 अक्टूबर को ये फैसला हो जाएगा कि भाजपा आने वाले दिनों के लिए, देश के लिए जरूरी है या नहीं। जी। जी, जी, जी। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के, वह भी पूरी राजनीति को बताएँगे कि देश का राजनीतिक मूड किस तरफ जा रहा है। क्योंकि विभिन्न राज्यों की अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं और राजनीतिक विचार अलग-अलग भिन्न तरीके से वहाँ के लोग अपना रखते भी हैं सामने, स्पष्ट भी करते हैं। तो विधानसभा चुनाव चाहे हरियाणा का हो, जम्मू कश्मीर का, दोनों अलग प्रांत हैं। राजनीतिक राजनीतिक परिस्थितियाँ दोनों की अलग है। और साथ ही महाराष्ट्र में और झारखंड में भी आने वाले समय चुनाव की घोषणा हो सकती है बहुत जल्दी हो जाए। तो ऐसे में अगर चारों राज्यों की बात करें, तो समग्रता के साथ हम उन चारों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें, जिस तरह से बीजेपी के सामने बड़ा स्पष्ट रूप से चुनौतियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। तमाम तरह के उन्होंने प्रयास किए राजनीतिक, नई तरह से उन्होंने वहाँ की चाहे महाराष्ट्र की उठापटक की जो राजनीति को एक नया मुकाम उन्होंने दिया वहाँ पर। तो उसके पश्चात भी बीजेपी का जो स्टेक है उतना मजबूत इन राज्यों में नहीं दिखाई देता है कि राजनीतिक रूप से। और अगर बीजेपी इन चुनाव में पराजित हो जाती है, अगर माने, मतलब वो तो भविष्य बताएगा कि क्या होगा, उनके पक्ष में फैसला आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर बीजेपी को राजनीतिक रूप से नुकसान इन राज्यों में उठाना पड़ सकता है, तो जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, इसमें मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी भी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, इन तीनों की राजनीति पर किस तरह उसका असर आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, चुनाव में हार जीत तो चलती है, कोई दल जीतता है कोई हारता है, लेकिन हर नतीजा सबको प्रभावित करता है। केवल सत्तारूढ़ दल को ही प्रभावित नहीं करता, दूसरे दलों को भी प्रभावित करता है। लोग, क्योंकि केंद्र की सत्ता में भाजपा है, इसलिए अगर भाजपा के साथ कोई ऊंच नीच होती है तो वो पूरे हाईकमान को प्रभावित करती है। नड्डा साहब का तो कार्यकाल वैसे ही समाप्त हो गया है, उनका विकल्प तलाशा जा रहा है। लेकिन अगर ये 4 विधानसभा चुनाव भाजपा के हाथ से निकलते हैं या भाजपा इन राज्यों में कमजोर साबित होती है, तो आप ये तय मानकर चलिए कि अब प्रधानमंत्री का भी विकल्प खोजा जाएगा और गृह मंत्री का भी विकल्प खोजा जाएगा। रहा सवाल राजनाथ सिंह या दूसरे लोगों का, ये भी अब अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल उस व्यवस्था को कंधा दिया है जो जो देश को तो लगातार नुकसान पहुंचाती रही है। तो अब नया नेतृत्व तो आएगा भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस में तो आ चुका, समाजवादी पार्टी में आ चुका, और जो दूसरे जैसे क्षेत्रीय दल है उनमें आ चुका है। देखिए जैसे शिवसेना में है, डिवाइड हो गई, तो उद्धव ठाकरे के बाद उनका लड़का तैयार खड़ा हुआ है। दक्षिण में चले जाएं तो स्टालिन के बाद उनका लड़का तैयार खड़ा हुआ है। मायावती ने अपने भतीजे को आगे कर ही दिया है। अखिलेश ने पूरी तरह से पार्टी को रिवाइव करके दिखा दिया, पुनर्जीवित करके दिखा दिया लोकसभा चुनाव में। तो अब नए पीढ़ी के लोग राजनीति में आएंगे, और जो 75 पार वाले लोग हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ 60 पार वाले जो लोग हैं, इनको अब अपने अपने पार्टियों के मार्गदर्शक मंडल में शामिल होना पड़ेगा, या समाज सेवा का कोई दूसरा औजार तलाशना पड़ेगा। राजनीति अब उनके बूते की बात नहीं होगी। तो नेतृत्व परिवर्तन हर हालत में आप देखेंगे कि नया साल लगने से पहले हो जाएगा, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, चाहे वो सरकार के स्तर पर। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से विकल्प के जो लगा दूसरी पार्टियों ने विकल्प अपने तैयार कर लिए हैं, तो बीजेपी को भी कहीं न कहीं विकल्प के तरफ उनका भी एक ध्यान तो होगा ही, और आरएसएस भी लगातार इस बात के कुछ संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं उनका भी जो बीजेपी के साथ है, नेतृत्व के साथ कहीं न कहीं असहमतियाँ कुछ मुद्दों पर हैं। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं, अगर हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, आरएसएस की बात करें,
तो आरएसएस क्योंकि बड़ा रोल निभाता है मुझे बीजेपी की राजनीतिक यात्रा में, और शुरू से इतिहास है कि आरएसएस ने जिस तरह से पूरी राजनीतिक यात्रा बीजेपी को बढ़ाने में अपना पूरा उन्होंने योगदान दिया है। तो ऐसे में जो असहमतियां के स्वर जो लगातार कुछ ना कुछ सुनाई दिया आरएसएस की तरफ से भी, चाहे मोहन भागवत जो शीर्ष नेतृत्व है आरएसएस का, उनके द्वारा संकेतों में आलोचना की गई बीजेपी की लीडरशिप की। तो ये जो संकेतों में जो आलोचना थी उनकी, क्या वह और बढ़ेगी आने वाले समय में, या कुछ समन्वय आपस में स्थापित होकर उनका दोबारा से मन मुटाव दूर होंगे, या मुद्दों पे जिस तरह से एक राय होनी चाहिए, या उसमें कुछ कोशिश हो सकती है दोनों तरफ से? प्रशांत जी, अगर आप आरएसएस को समझते हैं, जानते हैं, और अगर आपने उस पर कुछ काम किया है, तो ये जाहिर है आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक संगठन पर खड़ा करने के लिए आरएसएस ने कितना ही मेहनत की। उसके पहले जनसंघ उसने तैयार किया था, और आरएसएस इस मामले में बेहद निर्मम संस्था है। अगर उसे लगता है कि उसके एजेंडे पर अमल करने में उसके जो राजनीतिक मोर्चे पर खड़े लोग हैं वो नाकाम हो रहे हैं, तो उन्हें बदलने में वो कतई झिझक नहीं दिखाएगी। और जहाँ तक सवाल है मौजूदा नेतृत्व का, आरएसएस के डॉक्टर मोहन भागवत का रवैया कैसा होगा, समझौता हो जाए क्या नहीं होगा, उन्हें समझौते की जरूरत नहीं है। आरएसएस देखिए, अभी तक तो सत्ता के बाहर रहकर भी सत्ता के पद को नियंत्रित करती रही है। तो मोदी जी भले ही बहुत ऊंचे कद तक पहुंच गए हों संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के में, सरकार में उनका दबदबा हो, लेकिन आखिरी में आरएसएस को अगर लगेगा कि नुकसान लगातार हो रहा है पार्टी को, और उनके एजेंडे को अमल में लाने में नए नए गतिरोध पैदा हो रहे हैं, तो उसे मोदी जी को से भी किनारा करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। क्योंकि मोदी जी कोई अटल बिहारी वाजपेयी तो है नहीं, कोई हमारे लाल कृष्ण आडवाणी तो है नहीं। उनका युग अलग था, उनका योगदान अलग था राजनीति में। तो इसलिए मोदी जी को भी अब अपना तैयारी करके रखना चाहिए कि या तो वो स्थितियों को अपने नियंत्रण में लें, और या फिर जो होता है रास्ता नापे। जी 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 आरएसएस बिल्कुल इसमें ठीक। कोई समझौता नहीं करने वाली। जी 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 जी, बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय को समझाया हमारे दर्शकों के सामने, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ही पसंद आएगी। और जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी आरएसएस के किस तरह से आपस में एक समन्वय रहा है, आरएसएस का क्या योगदान रहा है, या जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां देश की, उसमें किस तरह से बीजेपी या मोदी जी पर दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और किस तरह से वह दबाव की जो राजनीति है वह कहीं ना कहीं उन्हें सूट भी नहीं करती है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं, देश का राजनीतिक माहौल बदल गया, मूड बदल गया है, तो उसके अनुसार उन्हें अपने को ढालना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की राजनीतिक यात्रा उनके अभी तक रही नहीं कि दबाव में वह राजनीति करें। उनका एक अलग स्टैंड रहा है, अलग तरह की राजनीतिक शैली उनकी रही है, स्वतंत्र होकर उन्होंने तमाम तरह के अपने निर्णय लिए हैं पूरी राजनीतिक अपनी यात्रा के अंदर। और लेकिन जो बदल गया, गठबंधन के सहारे में उनकी सरकार चल रही है इस समय, तो तमाम राजनीतिक मजबूरी गठबंधन की होती है, गठबंधन सरकारों की होती है। और विपक्ष भी जिस तरह से लगातार आक्रामक हो रहा है, लगातार उसकी ताकत में जो इजाफा हो रहा है, वह भी बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे या मोदी जी की सरकार पर किस तरह का दबाव है। इन्हीं शब्दों के साथ आधारित चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के सामने लिए अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।